नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत गुप्ता एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुपर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हमने आपको बताया था कि लेखपाल के लिए स्पेशल हिंदी की क्लास आज से आरंभ हो गई है। तो जितने भी हिंदी के टॉपिक हैं महत्वपूर्ण जो लेखपाल में पिछले 10 वर्षों से पूछे गए हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके पहले आपको बता दें कि फेसबुक के माध्यम से हमने लोगों से अपील की थी कि अगर आप हमारे सुपर एजुकेशन लेखपाल ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नंबर प्रोवाइड करा दें और मुझे 9936773354 पर मैसेज करेंगे, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जो लोग मैसेज करेंगे सिर्फ उन्हीं को ऐड किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर हिंदी आपको हम अगर चाहें तो 15 डेज में खत्म कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। महत्वपूर्ण जितने भी वोकैबुलरी से लेकर हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे वो वर्ण हो, चाहे संधि हो, चाहे समास हो, जितने भी टॉपिक है एक क्लास के टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। तो वीडियो को अंत जितने भी वीडियो हैं आप अंत तक देखेंगे, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं कि 5 साल का एक्सपीरियंस जो है हिंदी का, जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन पर ही सिर्फ चर्चा होगी। तो यहाँ पर हम सीरियल बाय सीरियल चलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, जो सबसे पहला जो टॉपिक है वर्ण। देखिए वर्ण 52 होते हैं, मूल वर्णों की संख्या जो है 52 होती है। उन 52 वर्णों को हम कितने 5 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। लेकिन आपको एक चीज और बता दें, अगर आप लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको वर्णमाला, संधि और समास पूरी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, जो वोकैबुलरी है आपकी, जितने भी जैसे संधि हो गया, वोकैबुलरी में जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, ये जितने भी टॉपिक हैं ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो करना क्या है आपको, यहाँ तो आपको सारे टॉपिक पढ़ा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जितने भी वीडियो हम प्रेषित करेंगे आपको अंत तक देखेंगे। आज लेखपाल स्पेशल क्लास में सबसे पहले आपको वर्ण का वीडियो मिलेगा। वर्ण में आपको स्वर के बारे में पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा। इसके बाद व्यंजन, इसके बाद व्यंजनों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो सारे आपको प्रेषित करा दिए जाएंगे। आपको ये भी बताया जाएगा कि कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं। और एक चीज, स्किप मत करिएगा, वीडियो को शुरुआत से आप क्या करेंगे, शुरुआत से अंत तक ही देखिए। ये मत सोचिए कि हम बोल रहे हैं तो आप वीडियो को बढ़ा के देख लें, है ना। बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं जो आप क्या होती हैं आप छोड़ देते हैं, ऐसा मत करिएगा। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से वर्ण होते हैं और वर्णों पे हम बात करेंगे। देखिए वर्णमाला में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आता है तो वो स्वर आता है, और स्वर पर हम बात करेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं। तो अगर हम वर्ण की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है और हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 52 होती है, ठीक है, याद रखेंगे। तो वर्ण में क्या होता है कि ये हम कह सकते हैं कि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। लेखपाल स्पेशल क्लास याद रखेंगे, सबसे छोटी इकाई। एक तो सबसे पहला यही क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण होती है। छोटी इकाई वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। और आपको एक चीज और बता दें, वर्ण के कई समानार्थी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। वर्ण कहलाती है, इतनी बात हो गई। अब देखिए इसके समानार्थी देख लेंगे जरा, वर्ण के समानार्थी। फिर इसके बाद बताते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कैसे होती है। इसके समानार्थी देखिए, वर्ण को हम शु भी कहते हैं। सबसे पहली बात, थोड़ा सा हम डीप में जाएंगे, ठीक है, वीडियो को अंत तक देखेंगे। वर्ण को शु कहते हैं, वर्ण को हम क्या कहते हैं, वर्ण को हम ब्रह्मा भी कहते हैं। दूसरी बात, वर्ण को और हम क्या कहते हैं, वर्ण को हम जाति भी कहते हैं। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, वर्ण को हम जाति भी कहते हैं। वर्ण को हम क्या कहते हैं, अनासमान। क्या कहते हैं, अनासमान, जिनका हम क्षरण ना किया जा सके, अनासवान, अनासमान, ठीक। और देखिए वर्ण को हम क्या कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। अक्षर, जिसका क्षरण ना किया जा सके, जिसका क्षरण ना किया जा सके। और देखिए वर्ण को हम क्या कहते हैं, वर्ण को हम रंग भी कहते हैं। तो ये जितने भी ये पॉइंट हैं ये एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं कि ब्रह्मा कहते हैं इसको, जाति भी कहते हैं इसको, अक्षर भी कहते हैं वर्ण को, रंग भी कहते हैं और अनासवान भी कहते हैं।
अक्षर का मतलब जिसका क्षरण ना हो, जिनके टुकड़े ना किए जा सके, वो क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो हो गया समानार्थी। ये किसके समानार्थी? वर्ण के समानार्थी। अच्छा, भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई वर्ण है तो वो कैसे है? देखिए कैसे होती है। सबसे बड़ी क्या होती है? हमारी भाषा होती है। और भाषा किससे मिलकर बनती है? वाक्य से मिलकर बनती है। वाक्य किससे मिलकर बनते हैं? वाक्य उपवाक्य से मिलकर बनते हैं। वाक्य उपवाक्य से मिलकर बनते हैं। उपवाक्य से मिलकर बनते हैं। पद बंध से मिलकर बनता है। पदबंध किससे मिलकर बनता है? पद से मिलकर बनता है। पद किससे मिलकर बनता है? शब्द से मिलकर बनता है। शब्द किससे मिलकर बनता है? वर्ण से मिलकर बनता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, देखिए आपको इसका सोर्स बता दे, अगर आप अरिहंत की बुक उठाएंगे तो पेज नंबर 1 में दूसरी तीसरी लाइन में ये आपको मिलेगा। फिर से ध्यान से सुनेंगे। अरिहंत की बुक उठाइए, ठीक है। हमने लगभग 13 किताबों का अध्ययन किया है। तो आपको एक चीज और बता दी, ये अरिहंत का मैटर है। अरिहंत की बुक उठाएंगे, वर्णमाला में जो पहला चैप्टर में पहली या दूसरी लाइन आपको देखेंगे तो आपको हूबहू यही सीरियल मिलेगा। कई लोग बोलते हैं कि सर गलत हो गया है आपका, ऐसा नहीं, ठीक है। तो भाषा यहां पर देखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। देख सकते हैं भाषा किससे मिलकर बनी है? वाक्य से मिलकर बनी है। वाक्य उपवाक्य से मिलकर बनता है। पदबंध उपवाक्य से मिलकर बनता है। पदबंध से मिलकर बनता है। पदबंध किससे मिलकर बनता है? पद से, और पद शब्द से, और शब्द वर्ण से या अक्षर से मिलकर बनता है। ठीक, तो याद रखेंगे यहां पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई भाई? वर्ण हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। और यहां पर देखेंगे, यहां पर आपको 3 डिफिनीशन आपको याद करनी पड़ेगी। वर्णमाला में कौन कौन सी डिफिनीशन याद करनी पड़ेगी? सबसे पहले डिफिनीशन आती है कि शब्द की डिफिनीशन। आपको ये भी बताएंगे, कई बार लेखपाल के एग्जाम में वर्ण की डिफिनीशन पूछ लेते हैं और कई तरीके से पूछ लेते हैं। तो शब्द की डिफिनीशन, शब्द के बाद आपको वाक्य की, शब्द के बाद आपको वाक्य की डिफिनीशन आनी चाहिए। वाक्य के बाद वर्णमाला की, ये 3 डिफिनीशन आपको आनी चाहिए और यहीं से आप बनाएंगे। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। याद रखेंगे किसका समूह होना चाहिए? वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह होना चाहिए। वर्णों को ऐसे रखें जिससे क्या उसका कोई अर्थ निकले। तो वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। पहली बात, इतनी बात आप अपने जहन में बैठा लें कि वर्णों का सार्थक समूह ही क्या कहलाता है, क्योंकि वर्ण से ही क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। इसके बाद देखेंगे वाक्य किसे कहते हैं? तो ये भाषा की, याद रखेंगे, ये भाषा की सार्थक इकाई है। सार्थक इकाई, यही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से भाषा की सार्थक इकाई क्या है। ऑप्शन में अक्षर, वाक्य दिया जाएगा, वर्ण भी दिया जाएगा, पद भी दिया जाएगा, शब्द भी दिया जाएगा। आपसे पूछेंगे भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? भाषा की सार्थक इकाई, देखिए जब तक हम शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में नहीं रखेंगे तब तक वाक्य नहीं बनेगा, और वाक्यों को सार्थक क्रम में नहीं रखेंगे तब तक भाषा नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। भाषा की सार्थक इकाई, ठीक है, याद रखेंगे। भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। अब बात आ गई वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो यहां पर वर्णों के, ये भी याद रखेंगे, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इतनी बात यहां पर क्लियर हो गई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, या फिर एक डिफिनीशन और लिख लीजिए, जो मूल ध्वनियां होती है। क्या होती है? मूल ध्वनियां। जो मूल ध्वनियां होती हैं वो भी क्या कहलाती है भाई? वो भी वर्ण कहलाती है। वो भी क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो यहां से 2-3 प्रश्न ढेर सारे बन जाते हैं। ये भाषा की क्या है? ये सार्थक इकाई हो गई। ये भाषा की सार्थक इकाई। अब देखिए हिंदी वर्णमाला की जब हम बात करेंगे तो हिंदी वर्णमाला में जो मूल वर्ण होते हैं, इसको याद रखेंगे, जो मूल
वर्ण होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में उनकी संख्या 52 होती है। ये याद रखेंगे, ये मूल वर्ण है, हिंदी में क्या है, मूल वर्ण। आप पढ़ रहे हैं दोस्तों लेखपाल स्पेशल क्लास, तो ये लेखपाल में जो आने वाले प्रश्न, आप ये क्या लेखपाल की स्पेशल क्लास पढ़ रहे हैं, पूरी तरीके से लेखपाल के लिए समर्पित क्लास है हिंदी की। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को अंत तक देखना है मित्रों। तो ये मूल वर्णों की संख्या जो 52 है, इन 52 वर्णों का क्लासिफिकेशन हम 5 भागों में करेंगे, याद रखेंगे। ये चीज कोई नहीं बताता है कि हम वर्णमाला को कितने भागों में डिवाइड करके पढ़ें। सबसे पहले नंबर पर देखिए, इन 52 वर्णों का क्लासिफिकेशन हम किस आधार पर करें, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए कौन कौन सा आधार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, स्वर पढ़ेंगे। स्वर पढ़ेंगे, जो कि आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11। इसके बाद आपको पढ़ना है व्यंजन। व्यंजन व्यंजन की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या 33। इसके बाद आपको पढ़ना है अयोगवाह। अयोगवाह अयोगवाह की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या 2। जितने भी डिफिनीशन है, जितने भी संभव हर प्रयास करके आपको सारी डिफिनीशन बता दी जाएंगी। आपको कई चीजें डिफिनीशन से ही क्लियर हो जाएंगी। ईश्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, अयोगवाह किसे कहते हैं, द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं, अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, चंद्र बिंदु किसे कहते हैं, आगत स्वर कौन से होते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। इसके बाद उच्छिष्ट व्यंजन आते हैं। कैसे व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है, 2। फिर इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। कैसे व्यंजन आते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 है। अगर आप इनका क्लासिफिकेशन करेंगे, आप देख लीजिए 52 ही आएगा। कितना आएगा, 52। 11 33 44 होता है, 44 2 46, 46 4 कितना होता है, 50 और 2 52। इन्हीं को आप ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 52। और इसी का वर्गीकरण हम क्या करेंगे, इसी को पढ़ेंगे। यहां से आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर लीजिए। यही आपका क्या है, वर्णमाला का वर्गीकरण होगा। क्या होगा, वर्णमाला का वर्गीकरण। कि स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33, अयोगवाह की संख्या 2, उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन, इनको क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन की संख्या या उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या 2 और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। फिर से आप सुनेंगे एक बार, स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33, उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या 2, द्विगुण व्यंजन की संख्या 2, अयोगवाह की संख्या 2, और यहां पर देखेंगे संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। फिर से सुनेंगे, स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33, अयोगवाह की संख्या 2, द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या 2 और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। और यही आपके क्या है, जब भी आपसे पूछा जाए कि मूल वर्णों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में, तो जहन में बैठा लो, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 52 होती। कितनी होती, 52 होती। आप इस बात को याद रखेंगे, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 52 है। इतना फोकस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार आता है कि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, 52। हिंदी में स्वर की संख्या कितनी है, 11। हिंदी में व्यंजन की संख्या कितनी है, 33। उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है, 2। अयोगवाह की संख्या कितनी है, 2। यही ढेर सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। लेखपाल में ज्यादातर तो यही बने रहते हैं। एक चीज और बता दें मित्रों, अगर आपको हिंदी पढ़ने की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले आपको वर्णमाला पढ़ना पड़ेगा। वर्णमाला के बाद आप संधि पढ़ेंगे। याद रखेंगे, कोई भी पढ़ाई चाहे जितना कहे, आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले वर्णमाला पढ़ना है, वर्णमाला के बाद आपको संधि पढ़ना है, संधि के बाद आपको समास पढ़ना है। ये 3 टॉपिक सीरियल वाइज पढ़ेंगे। जब तक आप ये इनके क्या पैरेलल नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इनका कनेक्शन एक दूसरे से होता है। इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने आपको वर्ण पढ़ाया, 3-4 से डिफिनेशन बताई। इसके बाद यहाँ पर वर्ण के क्या है, वर्ण के समानार्थी हो गए। इसके बाद ये भाषा का सिस्टम हो गया। भाषा किसे कहते हैं देख लेंगे। विचारों के आदान और प्रदान का एक माध्यम होता है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। मूल ध्वनियां भी क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए।
अब इसके बाद देखिए, अब हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर पर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्वर की बात होगी, फिर व्यंजन की बात होगी, इसके बाद हम सीरियल वाइज चलेंगे। तो जो अगला टॉपिक है आपका वो स्वर का है, तो स्वर देख लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे सभी लोग। चलिए अब देखिए, अब आपको करना क्या है, अब इसके बाद स्वर, अब इसके बाद आपको स्वर हम पढ़ाते हैं। स्वरों को बहुत ध्यान से देखेंगे, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, हर संभव प्रयास जो बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा एग्जाम में बने रहते हैं। देखो स्वरों की संख्या 11 है। सबसे पहले जानेंगे कि डिफिनेशन क्या होती है स्वर की। स्वर की डिफिनेशन क्या होती है, ऐसे मूल वर्ण जो बिना किसी विघ्न और बाधा के उत्पन्न होते हैं उनको हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको हम स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण 60 फॉर्म में लिख रहे हैं, जिनका उच्चारण बिना किसी विघ्न और बाधा के, विघ्न अथवा बाधा के उच्चरित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उनको भी हम क्या कहते हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं कि उच्चारण कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। आप ये भी कह सकते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, या क्या इनके उच्चारण में किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं ली जाती है, अन्य व्यंजनों की सहायता नहीं ली जाती है, उनको हम स्वर कहते हैं। कितनी बात क्लियर हो गई। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है और संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 9 है। हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या 11 है, इसका वर्गीकरण हम करेंगे स्वर, देखेंगे ये जो 11 स्वर हैं, 11 स्वरों का क्लासिफिकेशन हम 3 भागों में करेंगे। 3 प्रकार के होते हैं। पिछली बार जो एग्जाम ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम हुआ उसमें स्वर पूछे गए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो अधीनस्थ चयन आयोग ने स्वरों की जो स्वर के प्रकार हैं वो 4 प्रकार सही किए। कौन कौन से वो भी हम आपको बता दें। किताबों में चाहे वो आप हरदेव बाहरी उठा के देख लीजिए, या फिर आप आदित्य भवन पब्लिकेशन उठा के देख लीजिए, आदित्य भवन पब्लिकेशन उठा के देख लीजिए, उसमें साफ साफ यही दिया गया है कि जो अगर बात करें किसकी, स्वर की, तो स्वर के प्रकार की बात करें हम, भेद की बात करें, है ना, स्वर के भेद की बात। तो यहां पर स्वर जो किताबों में दिया गया है वो किताबों में 3 प्रकार से किया गया। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और इसके बाद प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और फिर प्लुत स्वर, ये 3 प्रकार किताबों में दिया गया है। आप किसी भी किताब में उठा के देख लीजिए, इसका वर्गीकरण जो 11 स्वरों का वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया गया है। लेकिन जो 31 मई को पेपर हुआ था ग्राम विकास अधिकारी का 2019 में, उसमें पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, और अधीनस्थ चयन आयोग ने उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से, उन्होंने कहा कि सबसे पहले नंबर पर होते हैं ह्रस्व स्वर। ये अधीनस्थ चयन आयोग ग्राम विकास अधिकारी वीडियो का है, याद रखेंगे, वीडियो में जो आयोग ने सही किया था। आंसर कितने सही किया था, 4। ऑप्शन नंबर 3 उसका था 4। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दूसरे नंबर पर था दीर्घ स्वर, तीसरे नंबर पर था प्लुत, और चौथे नंबर पर जो था वो था संयुक्त स्वर। ये 4 प्रकार के स्वर इन्होंने सही किए थे, संयुक्त स्वर, ठीक। लेकिन जो किताबों में दिया जाता है मात्र यही 3 दिया जाता है। अधीनस्थ चयन आयोग ने क्या किया, अपनी तरफ से संयुक्त स्वर को भी जोड़ दिया। तो स्वरों की जो भेद हैं, स्वर, अगर आपसे पूछा जाए स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में 3 आता है तो आपको पहले 3 ही लगाना है। अगर ऑप्शन में 3 नहीं है तब आपको कितने लगाना है, तब आपको एक ऑप्शन बढ़ा के कितना लगा देना है, 4 लगा देना है। इतना काम आप करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो भेद हम आपको अभी फिलहाल 3 ही पढ़ाएंगे। कौन कौन से पढ़ाएंगे, देखेंगे कौन कौन से। सबसे पहले नंबर पर आता है ह्रस्व स्वर। क्या आता है, सबसे पहले नंबर पर आते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 होती है। याद रखेंगे कितनी होती है, ये संख्या है, ह्रस्व की संख्या 4 होती है।
एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, एग्जाम में ह्रस्व नहीं पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सबसे पहले नंबर पर ह्रस्व। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम अल्प स्वर भी कहते हैं, अल्प स्वर भी कहते हैं। इन्हीं को हम लघु स्वर भी कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, छोटे स्वर भी कहते हैं। कैसे स्वर कहते हैं, छोटे स्वर कहते हैं। ये इनके इतने नाम हैं, कितने नाम हैं, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, अल्प स्वर, लघु स्वर और छोटे स्वर। फिर से ध्यान से सुनेंगे, ह्रस्व स्वर के कितने नाम है देखेंगे, कौन कौन से। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं, इन्हीं को अल्प स्वर भी कहते हैं, इन्हीं को लघु स्वर भी कहते हैं, इन्हीं को छोटे स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटे स्वर भी कहते हैं। जो मूल स्वर है, क्या है, जो मूल स्वर है, आप आदित्य भवन पब्लिकेशन उठा के देखेंगे, पेज नंबर पहला, पेज नंबर पहले से पहला जो है पेज नंबर, नीचे से दूसरी लाइन देखेंगे तो आपको सीधा सीधा ये मिलेगा, मूल स्वरों की संख्या 4 है। कितनी, मूल स्वरों की संख्या 4। किताब उठा के देखेंगे, जरूर से जरूर किताब उठा के देखेंगे, आदित्य भवन पब्लिकेशन, नीचे पेज नंबर पहला, वर्णमाला का पेज नंबर पहला उठा के देखेंगे, नीचे से दूसरी लाइन, आपको सीधा सीधा ये मिलेगा कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी, मूल स्वरों की संख्या 4 है। ह्रस्व स्वर, देखिए डिफिनीशन, ह्रस्व स्वर को ह्रस्व स्वर क्यों कहते हैं, जिनके उच्चारण में लघुता होती है, याद रखेंगे, जिनके उच्चारण में लघुता होती है। तो इसकी डिफिनीशन कैसे बनेगी कि उच्चारण में लघुता, उच्चारण में लघुता, और क्या है, इनको हम एक मात्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एक मात्रिक कहते हैं। उच्चारण में लघुता और एक मात्रिक जो होते हैं उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं ये भी देख लेंगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये संख्या, ये आपकी ह्रस्व स्वरों की ये संख्या है, याद रखेंगे। जब भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है, एक बड़ा दे देंगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, आ ई ऊ री, याद रखेंगे। ह्रस्व कौन कौन से हैं, आ ई ऊ री, आ ई ऊ री। आपसे पूछा जाए मूल स्वर कौन से हैं तो आ ई ऊ री, आपसे पूछा जाए अल्प स्वर कौन से हैं तो आ ई ऊ री, लघु स्वर कौन से हैं तो आ ई ऊ री। आपको याद ही कर लेना है। इसके बाद देखेंगे, ये तो 4 हो गई संख्या। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है दीर्घ स्वर की संख्या। कौन से स्वर आते हैं, दीर्घ स्वर। कैसे स्वर आते हैं, दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व का जस्ट अपोजिट होता है। आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि इसी की जगह पे पूछ लिया जाता है कि गुरु स्वर कौन सा होता है, गुरु स्वर। तो गुरु स्वर कौन कौन से होते हैं, देखो गुरु स्वर कौन कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में दीर्घता होती है। ये याद रखेंगे कि उच्चारण में दीर्घता, उच्चारण में दीर्घता, और ये क्या होते हैं, द्विमात्रिक होते हैं, द्विमात्रिक होते हैं। उच्चारण में दीर्घता और द्विमात्रिक होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या हिंदी वर्णमाला में 3 है, याद रखेंगे। इनकी संख्या कितनी है, 3। कौन कौन से हैं देखेंगे, ये बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक, यही कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। दीर्घ स्वर चाहे कहें चाहे गुरु स्वर कहें, जिनके उच्चारण में दीर्घता होती है, या जो द्विमात्रिक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। अब देखेंगे तीसरा, देखेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर नंबर 3 पर आता है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर में क्या होता है, जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का बोध होता है, याद रखेंगे, जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का बोध होता है उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। 3 मात्रा का जोर या बोध होता है, उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए इसी प्लुत को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अवग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवग्रह बोलते हैं। अवग्रह क्या होता है, अवग्रह आपको बता दें क्या होता है।
अवग्रह का मतलब होता है जो क्या होता है, हम जिन नाटकों में जिनका संवाद क्या करते हैं, किसी को संकेत के रूप में करते हैं, किसी को पुकारने के रूप में करते हैं, वो क्या होते हैं, ब्लुत, या इनको हम अवग्रह भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो जैसे आप ओम हो गया, ये ओम ये हो गया, और देखेंगे जैसे राम हो गया, ये इसका साइन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, इसका साइन कुछ इस तरीके से होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद आपको बचा है, वो क्या बचा है, संयुक्त स्वर बचा हुआ है, ठीक है। तो हम संयुक्त स्वर की भी बात कर लेते हैं, कौन कौन से संयुक्त स्वर हैं। आपको वीडियो अंत तक देखना है सभी लोगों को, ठीक है। वीडियो को आप क्या करेंगे, भैया थोड़ा सा रुक जाइए, तो वीडियो को अंत तक देखेंगे। लास्ट में जो स्वर हैं आपके, जो स्वर, ये आपको 11 स्वर पढ़ रहे हैं, अभी तक आपने ह्रस्व स्वर पढ़ा, दीर्घ स्वर पढ़ा, अब पढ़ेंगे आप संयुक्त स्वर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संयुक्त स्वर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना ही है। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, देखो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से हैं देख लेंगे, ए, इसके बाद आता है आई, फिर ओ, फिर आता है औ, ठीक है। देखो कौन कौन से हैं, इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। देखिए कैसे बनते हैं, दो स्वरों के योग से मिलकर बने, उनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं, देखिए आ और ई के योग से जो मिलकर बनता है उसको हम ए कहते हैं। क्या कहते हैं, ए कहते हैं। ऐसा स्वर जो आ और ए के योग से मिलकर बने उसको हम आई बोलते हैं। इसको ए बोलते हैं, इसको आई बोलते हैं। ये ओ है, ये आओ है। ये कैसे मिलकर बनता है, आ प्लस ओ के योग से मिलकर बनता है। और ये कैसे मिलकर बनेगा, आ प्लस, देखिए ये ऊ के योग से मिलकर बनता है, और ये औ के योग से मिलकर बनता है, ये ओ के योग से मिलकर बन जाएगा। इतनी बात। आ और ई के योग से ए बनता है, आ और ए के योग से आई बनता है। इसके बाद आ और ऊ के योग से ओ, और आ और ओ के योग से औ मिलकर बनता है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। आप इनको क्या करेंगे, और एक चीज बता दें, ये जो उदाहरण होते हैं ये गुण स्वर संधि के होते हैं। कैसी संधि के, गुण स्वर संधि के। और जो ये दो आपके नियम मिलेंगे वो आपको वृद्ध स्वर संधि के मिलेंगे। इतनी बात। जब भी आ के बाद ई का योग होगा तो ए बन जाएगा, और ए की मात्रा वाले जितने भी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, गुण संधि के होते हैं। आ के बाद ऊ अगर आता है तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं, और ए और ओ की मात्रा वाले सब गुण संधि के होते हैं। इसके बाद ये आई की मात्रा और औ की मात्रा, ठीक है। दो मात्राएं कौन कौन सी हैं, आई की मात्रा और औ की मात्रा वाले ये क्या होते हैं, ये गुण संधि के उदाहरण, सॉरी वृद्ध संधि के उदाहरण होते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे, जब भी जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि अनुस्वार किसे कहते हैं, अयोगवा किसे कहते हैं। ये जितने भी जो यहाँ पर लिखा हुआ था, अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, निरानुनासिक किसे कहते हैं, चंद्र बिंदु किसे कहते हैं, अंक बिंदु किसे कहते हैं, इन सभी चीजों पर चर्चा होगी। लिपि किसे कहते हैं, ये जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इन पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये लेखपाल स्पेशल क्लास जो पहली है, लेखपाल स्पेशल क्लास में आपको इसको अंत तक देखना है। अगर आपने सुपर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर सुपर एजुकेशन डालेंगे, जैसे ही आता है सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। मैं श्रीकांत गुप्ता आपको स्पेशल क्लास हिंदी की जितनी भी महत्वपूर्ण क्लास वो आप देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो में बने रहें, अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो को देखें। धन्यवाद।